गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा हमारा अभी मॉड्यूल 1 सीएनसी का परिचय में अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ये अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना था? मशीन मॉडल, नियंत्रण प्रणाली और विनिर्देश। लास्ट क्लास में हम लोग मशीन मॉडल, सीएनसी मशीन मॉडल को देखे थे। कौन कौन से मॉडल होते हैं, कैसे हम मॉडल को डिवाइड करते हैं, किस किस टाइप पे हम डिवाइड करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग देख लिया था। और हमारा नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत हम दो चीजें कल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आगे हमने कल बताया था कि ड्राइव सिस्टम हम आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट क्लास में ड्राइव सिस्टम के बारे में बताएंगे। और जो मोटर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ओपन लूप में हम स्टेपर मोटर यूज कर रहे थे और आपका क्लोज लूप में कौन सा मोटर यूज कर रहे थे? सर्वो मोटर। तो उन दोनों मोटर के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे कि दोनों मोटर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कैसे वो वर्क करती है। हमारा सिलेबस में मोटर का सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो उसका एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमने जो कल पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें हमारा रिकॉल हो जाए, ताकि ये ना लगे कि बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने बताया कि सारी क्लासेस क्या है, रिलेटेड होंगी। जो हमने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया लास्ट क्लास में उसका यूज होगा। तो एक बार हमको उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए उसको तेजी से रिकॉल कर लेते हैं और आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां से हमने ड्राइव सिस्टम के बारे में कहा था। कल हमने सीएनसी मशीन के मॉडल के बारे में पढ़ा था, जो कि 2 एक्सिस, 3 एक्सिस या मल्टी एक्सिस हो सकती है। फिर हॉरिजॉन्टल और सीएनसी खराद के बारे में जाना था कि कैसे वो 2 एक्सिस है। मशीनिंग जो सेंटर होते हैं, मशीनिंग सेंटर, वो 3 एक्सिस मशीन्स होती हैं। मशीन को स्पिंडल ड्राइव के आधार पे कैसे वर्गीकृत करते हैं, इनको देखा था। सीएनसी मशीन मॉडल फीड ड्राइव के आधार पे भी हम वर्गीकृत करते हैं, उनको देखा था। उसमें डिफरेंट टाइप के एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, ब्रशलेस डीसी सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर या लाइनर मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने कल चर्चा ऑलरेडी कर ली थी। इसके बाद हम सीएनसी नियंत्रण प्रणाली पे आए थे, सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। सीएनसी कंट्रोल सिस्टम का सामान्यतः काम क्या होता है, उसको हमने देखा था कि दो या दो से अधिक अक्ष में टूल का जो पोजीशन होता है उसको नियंत्रण करना उसका मेन काम होता है। फिर हमने देखा था कि वर्कपीस के सापेक्ष यानी वर्कपीस के रिलेशन में टूल की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेग और मोशन, टूल का जो रिलेटिव वेलोसिटी और टूल का मोशन, उसको कंट्रोल करना इसका काम होता है। जो इंपॉर्टेंट काम की हम चर्चा कर रहे हैं, स्विचिंग फंक्शन है, अर्थात स्पिंडल क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। शीतलक यानी जो कूलेंट है, कूलेंट ऑन होगा या ऑफ होगा, उसको डिसाइड करना, उसको स्विच करना, कभी ऑफ करना कभी ऑन करना, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जब जैसी जरूरत है उसके अनुसार को कंट्रोलिंग करना, ये सब हमारा सीएनसी कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। इनके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे ऑलरेडी। इसके बाद हमने देखा था कि सीएनसी मशीन मोटे तौर पर जो दो रूप से हमने उसमें डिवाइड किया था, जिसमें आपका एक था प्रतिक्रिया नियंत्रण के आधार पर बेस्ड अपॉन द फीडबैक कंट्रोल, और दूसरा था नियंत्रण प्रणाली सुविधाओं पर आधारित, जिसमें कल हमने आपको कहा था कि सिर्फ फर्स्ट क्लास में हमने बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के आधार पे हमने देखा था कि बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें हम ओपन कंट्रोल लूप सिस्टम और क्लोज कंट्रोल लूप सिस्टम के बारे में कल पढ़े थे। और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में ड्राइव सिस्टम पढ़ाने के बाद हम नियंत्रण प्रणाली सुविधाओं पर आधारित यानी बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम फीचर्स कैसे होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कटिंग करनी है, लाइन टू लाइन कटिंग करनी है, या हमको किसी इंक्लिनेशन पे करनी है, या आर्क कटिंग करनी है, तो इसके आधार पे हमारा फीचर के आधार पे भी हमारा उसमें हम डिवाइड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के आधार पे हम यूज करते हैं। तो उसको हम लोग आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। जो हमारा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के आधार पे हम जो देखे थे, इसमें मेनली दो तरह के मशीन्स होती हैं। ठीक है, आपका ओपन कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम। इसमें एक सर्वो तंत्र के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे, जो बार बार हर क्लास में यूज होगा, सर्वो तंत्र, सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो तंत्र है क्या? सर्वो तंत्र एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी विद्युत यांत्रिक, न्यूमेटिक यानी वायवीय, और एक हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मतलब क्या? जो हाइड्रोलिक लिक्विड से जो कंट्रोल होता है, लिक्विड के प्रेशर से कंट्रोल होता है, उसके एक समूह का, इन तीनों के एक समूह का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसका एक सिस्टम बना होता है। उस ग्रुप का, उस ग्रुप ऑफ सिस्टम को हम जानते हैं सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो तंत्र के माध्यम से। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। ठीक है कैसे डेटा हैंडलिंग उपकरण से हम इसको सिग्नल्स देते हैं, उसके आधार पर हम कंट्रोल करते हैं। एक में कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल तो दोनों में होता है, लेकिन एक में क्या होता है, जो इनपुट में आपने सिग्नल दिया है उसके आधार पर मशीनिंग होती है। एक में क्या होता है कि अगर कहीं पे कुछ एरर आता है तो आपको एक प्रतिक्रिया मिलती है, फीडबैक। ठीक है, तो उसमें हम देखे थे कि एक ओपन लूप था, एक आपका क्लोज लूप था। ठीक है, ओपन लूप और क्लोज लूप को हम अच्छे से पढ़ लिए थे, उसके ब्लॉक डायग्राम को भी हमने देख लिया था। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसको अच्छे से हमने समझ लिया था कैसे वर्क करता है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट क्लास का वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके बाद क्लोज लूप प्रणाली को देखा था, इसका ब्लॉक डायग्राम को समझा था, ये कैसे वर्क करता है इसको हमने समझा था, ठीक है। इसके सारे जो फीचर्स थे, इसके सारे जो सिद्धांत थे उसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और हमने कल कहा था कि ड्राइविंग सिस्टम को हम यूज करेंगे। आज के क्लास में ड्राइविंग सिस्टम क्या है, ड्राइविंग सिस्टम का सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं ड्राइविंग सिस्टम, ठीक है। तो ड्राइविंग सिस्टम क्या है? ड्राइविंग सिस्टम एक सीएनसी का काफी महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे कि सटीकता और दोहराव ड्राइविंग प्रणाली की विशेषताओं और प्रदर्शन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। यानी सटीकता और दोहराव, क्या है सटीकता? सटीकता मतलब एक्यूरेट, एज पर योर डायमेंशन। जो आपके डायमेंशन आपको कटिंग करनी है उसके बिल्कुल एक्यूरेट। अगर आपको 9 mm का होल करना है तो 9 mm का होल है, बिल्कुल एक्यूरेट, यानी एज पर योर डिजायर, दिस इज एक्यूरेसी। और दोहराव प्रणाली का मतलब क्या है? आप वो होल बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 9 mm का ही प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग इसमें जो प्रिसीजन होता है, दोहराव का बोल सकते हैं कितना प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब क्या है? एक ही डायमेंशन के जॉब को आप बार बार बना रहे हो। जैसे कन्वेंशनल लेस मशीन में आप लोगे तो अगर 9 mm का कोई होल आपको, ये 9 mm का कोई आपको टर्निंग करनी है, ठीक है, 9 mm का कोई बोरिंग करना है आपको, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता था? कभी आपका 8.999 समथिंग होता था, कभी 8.0011 ऐसा होता था। मतलब कंसिक्यूटिव ऑपरेशंस में आपका जो डायमेंशन था वो एक नहीं रहता था, अलग अलग हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग, जॉब क्या होता है? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होता है। उसी को बोला है सटीकता और दोहराव। मतलब बार बार आप उस डायमेंशन को दोहरा सकते हैं, इसीलिए नाम है दोहराव ड्राइविंग प्रणाली। ये किस पे डिपेंड करता है? ड्राइविंग प्रणाली जो आप यूज कर रहे हैं, ड्राइव सिस्टम, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है और वो कैसा प्रदर्शन करता है, ठीक है, उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वो ड्राइविंग सिस्टम होता है, क्या क्या मैकेनिज्म इसमें होते हैं, मोटर्स कैसे वर्क करते हैं, इस सब हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप लेक्चर को सुनेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? ड्राइविंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो क्रमादेशित निर्देश के अनुसार सही प्रतिक्रिया देना होता है। यानी ड्राइविंग सिस्टम का जो मेन वर्क क्या है? क्रमादेशित। क्रमादेशित मतलब क्या? सीरियली। सीरियली एक निर्देश बना होता है कि 1 नंबर पे ये करना है, 2 नंबर पे ये करना है, 3 नंबर पे ये करना है। ये है क्रमादेशित। क्रम के निर्देश के अनुसार एक क्रम दिया हुआ है, उसके निर्देश के अनुसार फीडबैक देना है, उसको प्रतिक्रिया करना है। तो ड्राइविंग सिस्टम का मेन कार्य ये होता है, ठीक है। इसके बाद है ड्राइविंग सिस्टम का उपयोग जो है सीएनसी एलिमेंट, जो सीएनसी का जो तत्व होते हैं, सीएनसी में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, उसको नियंत्रित गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है? अनियंत्रित गति न हो, हमारे नियंत्रण में हो, उसकी जो मोशन हो वो हमारे कंट्रोल में हो, तो हम उस ड्राइव सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे? आपको जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था, लीड स्क्रू, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्यों नाम है इसका लीड स्क्रू? ये तो स्क्रू है, लीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि जो स्क्रू है, आपने जो स्क्रू यूज किया है लीड स्क्रू में, वह सिंगल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट है, मल्टी स्टार्ट है। सिंगल स्टार्ट में क्या होता है कि वो एक रोटेट करेगा, तो लीनियर मोशन में जो हम यूज करते हैं लीड स्क्रू का, क्या यूज करते हैं? रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था और टर्नर फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से पढ़े भी होंगे लीड स्क्रू का मेन फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता है कि लीड स्क्रू इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। मतलब क्या है? रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। कैसे कन्वर्ट होता है? तो इसमें क्या होता है, अगर आप सिंगल स्टार्ट उस पर यूज किए हैं, जो थ्रेड बना हुआ है उस पर, जो आपका स्क्रू है, अगर वो सिंगल स्टार्ट है, इसका मतलब क्या है? अगर वो लीड स्क्रू, जो स्क्रू है, एक रिवॉल्वेशन करेगा, तो इस स्क्रू का जो पिच है, जो आपने स्क्रू बनाया है उस पे, उसका जो एक पिच है, पिच मतलब क्या? उसके दो टिथ के बीच का डिस्टेंस, वो जो पिच होता है उतना लीनियर मोशन स्लाइड मूव करेगा। लेकिन अगर वो टू पिच हुआ तो एक रिवॉल्वेशन में आपका स्लाइड क्या है? 2 पिच का डिस्टेंस जो होगा उतना मूव करेगा। अगर वो ट्रिपल स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? उस जो पिच है, जो आपका 3 पिच के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना लीड मिलेगा। इसीलिए उसको बोला जाता है लीड स्क्रू। डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ स्टार्ट आप उस स्क्रू पे आपने दिया है। वो जो आपने स्टार्ट दिया है उसके आधार पे आपको लीनियर मोशन मिल रहा है। तो हमारा क्या है? नियंत्रण हो रहा है।
हमें किस तरह का मोशन चाहिए होगा, हम उस हिसाब से अपना स्टार्ट देते हैं, उस हिसाब से लीड स्क्रू यूज करते हैं और उस हिसाब से हम रोटरी को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यह प्रणाली जो है सो आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करती है। ठीक है, कभी कभी बड़े मशीन टूल्स के लिए हम हाइड्रोलिक मोटर्स का भी यूज करते हैं, जहां पे बहुत ही भारी मशीन होता है, काफी रिजिड मशीन होता है, वहां पे हम हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक का मतलब होता है एच फॉर हाइड्रोलिक, एच फॉर हेवी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हाइड्रोलिक इज यूज्ड फॉर हेवियर मशीन। ठीक है, जो भारी मशीन, बड़े बड़े मशीन होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर है मोटर जो है आपका या तो सीधे या गियर बॉक्स के माध्यम से मशीन के लीड स्क्रू में कपल्ड होते हैं, मतलब क्या है, युग्मित होते हैं। कपलिंग का मतलब, कपलिंग को क्या बोलते हैं, युग्मित। ठीक है, युग्मित होते हैं। ठीक है, जो मशीन की स्लाइड या स्पिंडल को क्या कराती है, मूव कराती है। ठीक है, फिर है इस ड्राइव सिस्टम में एम्पलीफायर सर्किट, ड्राइव मोटर्स और बॉल लीड स्क्रू होते हैं। ठीक है, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। ड्राइव सिस्टम में क्या क्या होता है, एम्पलीफायर सर्किट होता है। ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट किस लिए होता है, आपका फीडबैक मैकेनिज्म के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको एम्पलीफाई करके फिर हम सही करते हैं। ड्राइव मोटर्स, ड्राइव को चलाने के लिए मोटर्स होता है। बॉल लीड स्क्रू होता है। ठीक है, बॉल लीड स्क्रू का कंसेप्ट आपको आगे अभी आपको मिलेगा थोड़ी देर में, आप वेट कीजिए, आने वाले क्लासेस में भी उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, कि बॉल लीड स्क्रू क्या है। ठीक है, लीड स्क्रू के ऊपर हम बॉल्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसका क्यों करते हैं उसका हम आपको रीजन बताएंगे। फिर है सीएनसी प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं उसको देख लेते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल, जिसमें एसी, डीसी या स्टेपर मोटर आप कह लीजिए। दूसरा होता है आपका प्रवाही यानी फ्लूइड, यानी जो भारी मशीन होगी, बड़ी सीएनसी मशीन होगी, रिजिड सीएनसी मशीन होगी, उसमें हाइड्रोलिक या वायवीय नियोमेटिक का हम यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था। ठीक है, सीएनसी मशीन में आमतौर पर स्टेपर और सर्वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं। ठीक है, स्टेपर और सर्वो। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अभी, जस्ट वेट कीजिए, अच्छे से देखेंगे। फिर है आपका ये अनुकूल टॉर्क स्पीड, अनुकूल मतलब क्या, जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो डिजायर्ड है, टॉर्क स्पीड, जो टॉर्क का है, टॉर्क के अनुसार स्पीड आपका जैसी विशेषता का ये प्रदर्शन करते हैं, जितना टॉर्क आपको चाहिए, जितनी स्पीड आपको चाहिए, ठीक उस हिसाब से ये आपको ये देते हैं। ठीक है, और अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, चीपर होते हैं, तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी अच्छी होती है, क्योंकि जो चीज चीपर होता है तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम उसका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो कम होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो उसका सेल अच्छा होगा मार्केट में। ठीक है, फिर स्टेपर मोटर को देख लेते हैं। जैसा हमने अभी देखा था, आपको क्या बोला इसमें, आमतौर पर स्टेपर और सर्वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, तो इसमें जो हम स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर का जो यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं स्टेपर मोटर क्या होता है। ठीक है, एक स्टेपर मोटर एक पल्स चालित मोटर होता है। ठीक है, जो स्टेप्स में रोटर की कोणीय स्थिति को बदलता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, स्टेप बाय स्टेज मोटर को घुमाता है। मतलब सीधे मोटर रिवॉल्व नहीं करेगा, मोटर रिवॉल्व तो करेगा बट स्टेप में रिवॉल्व किया, फिर स्टेप रुका, फिर रिवॉल्व किया, फिर रुका, फिर स्टेप किया, फिर रिवॉल्व किया। तो इससे क्या होता है, स्टेप बाई, ये स्टेप कैसे क्रिएट होता है, कितना स्टेप चलेगा, ये कौन सेट करता है, पल्स। पल्स हम कैसे देते हैं, कंट्रोल सिस्टम से। तो मतलब क्या है, कंट्रोल सिस्टम से हम कंट्रोल कर रहे हैं, कितना पल्स दिए तो मोटर उतना रिवॉल्व किया। मोटर जितना रिवॉल्व किया, मोटर के रिवॉल्वेशन से जुड़ा होता है लीड स्क्रू। और लीड स्क्रू कैसे होता है, लीड स्क्रू पे जो थ्रेड कटा होता है उसका जो पिच होता है उसके आधार पर आपको मिलता है लीनियर मोशन। तो पूरा का पूरा कंट्रोल कहां चला गया, कंट्रोल सिस्टम पे। ओरिजिन कहां है, पल्स पे। पल्स जैसे आप देंगे, कितना पल्स आप देते हैं, कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, कितना मोटर को आप घुमाना चाहते हैं, उस अनुसार से आप इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं। ठीक, फिर है स्टेपर मोटर की इस प्रकृति के कारण व्यापक रूप से यानी ब्रॉड रूप से कम लागत में यानी लो कॉस्ट में खुले लूप की स्थिति में नियंत्रण प्रणाली में उनको इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पल्स के अनुसार रोटेट करता है, तो हमें फीडबैक नहीं भी मिले तो भी हम इसका यूज करते हैं। हमें मान के चलते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, और हमारा जो पल्स के अनुसार क्या होगा, मोटर रोटेट करेगा, मोटर रोटेट करेगा तो लीड स्क्रू पर रोटेट करेगा, लीड स्क्रू रोटेट करेगा तो लीड स्क्रू से आपको लीनियर मोशन मिलेगा और स्लाइड चलेगी लेथ मशीन की। ठीक है, तो आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। नियंत्रक से एक डिजिटल सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिजिटल सिग्नल को मोटर में पल्स के रूप में हम भेजते हैं,
जिससे मोटर एक निर्दिष्ट कोण से घूमती है, ठीक है। मतलब कितने कोण से, कितने एंगल से हमको उसको घुमाना है, उस अनुसार हम मोटर में पल्स भेजते हैं और उस अनुसार क्या होती है, मोटर एक निर्दिष्ट कोण यानी एक डिसाइडेड कोण से घूमती है, जिससे स्लाइड आगे दूरी से बढ़ जाती है। आपको ये मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि मोटर के घूमने से स्लाइड कैसे बढ़ती है। एक स्टेपर मोटर निश्चित कोणीय वृद्धि में घूमता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेपर मोटर। ये स्टेपर मोटर कुछ इस तरह का आपको दिखता है, ठीक है। स्टेप साइज या चरण कोण मोटर के निर्माण और इसे नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली ड्राइव योजना के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। विशिष्ट स्टेप रिजोल्यूशन जो हम लेते हैं वह 1.8 डिग्री, ठीक है, जो एवरेज है, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हालांकि माइक्रो स्टेप मोटर्स जो है वो 0.0144 डिग्री चरणों में सक्षम है। सोच लीजिए कितना लोअर, सोचिए 0.0144 डिग्री कितना लोअर अमाउंट होगा, आप ऐसे नेक्ड आई से देख भी ना पाए, ठीक है। 0.0144 डिग्री में ये मोटर रोटेट कर सकता है, यानी स्लाइड चली आपको दिखेगा भी नहीं नेक्ड आइज से, ठीक है। तो सोचिए कंट्रोल हम किस लेवल तक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेपर मोटर्स का उपयोग आमतौर पर खुले लूप नियंत्रण प्रणाली में किया जाता है, मतलब इट इज यूज्ड इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। हालांकि स्थिति सटीकता को पुष्टि करने के लिए एक इनकोडर का उपयोग हम अलग से कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ओपन लूप सिस्टम में कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, कोई फीडबैक हमें नहीं मिलता है, कोई प्रतिक्रिया हमें प्राप्त नहीं होती है, तो उसमें हम एक अलग से डिवाइस लगा सकते हैं, दैट इज इनकोडर, ताकि हमें कुछ फीडबैक मिल सके, ठीक है। दैट इज अ एड ऑन्स। फिर निर्माण के आधार पे कई प्रकार के स्टेपर मोटर्स होते हैं, जैसे परमानेंट आपका मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर या चर प्रतिष्ठम रिलेक्टेंस टाइप सबसे आम प्रकार के उसमें होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, बट दीज टू आर मोर इंपॉर्टेंट। जैसे उदाहरण में यदि एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक यदि 5 डिजिटल पल्स यानी 5 डिजिटल पल्स को स्टेपर मोटर में हम भेजते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है यदि 5 डिजिटल पल्स को स्टेपर मोटर में भेजा जाता है तो यह 5 स्टेप में घूमेगा। मतलब कितने स्टेप में घूमेगा? 5 स्टेप में घूमेगा, जिसे लीड स्क्रू द्वारा रैखिक गति लीनियर मूवमेंट में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है आपको बता चुके हैं। जिस गति से स्टेपर मोटर में पल्स भेजी जाती है वह स्लाइड मूवमेंट के वेग को निर्धारित करती है, यानी कितने स्पीड से आप स्टेपर मोटर को, जो स्टेपर मोटर आप यूज कर रहे हैं उसको पल्स भेजते हैं, वही स्लाइड मूवमेंट के वेलोसिटी को निर्धारित करेगी। यानी जिस स्पीड से, क्योंकि आपकी स्लाइड की वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? आपकी स्लाइड की वेलोसिटी लीड स्क्रू के रिवॉल्वेशन पे डिपेंडेंट है। और लीड स्क्रू का रिवॉल्वमेंट किस पे डिपेंडेंट है मेरे लाल? स्टेपर मोटर के रिवॉल्वमेंट, यानी कितना घूम रहा है उस पे डिपेंडेंट है। और स्टेपर मोटर का रिवॉल्वमेंट किस पे डिपेंडेंट है? कितनी तेजी से कंट्रोल सिस्टम से उसको पल्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड किस पे हो रही है? पल्स पे, ठीक है। बाकी चीजें डायरेक्ट कंटेंट पे, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि जिस गति से स्टेपर मोटर में को पल्स भेजी जाती है वह स्लाइड मूवमेंट के वेग को निर्धारित करती है। चूंकि स्लाइड द्वारा तय की गई दूरी और फीड को सटीक रूप से सीएनसी नियंत्रण प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए पोजीशन या वेग प्रतिक्रिया की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्यों हम फीडबैक मैकेनिज्म यूज नहीं करते, ठीक है। फिर आता है सर्वो मोटर। द नेक्स्ट मोटर हम यूज करते हैं सर्वो मोटर, जिसका मेनली हम यूज करते हैं क्लोज लूप सिस्टम में, ठीक है। ये क्या है? सर्वो मोटर एक विशेष विद्युत उपकरण है जो रोटेशन की सटीक डिग्री का उत्पादन करते हैं। एज कंपेयर टू स्टेपर मोटर इट इज मोर इफिशिएंट, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम कमेंट कर सकते हैं। फिर है एक सर्वो मोटर एक स्थिति संवेदन डिवाइस के साथ, मतलब क्या है, एक पोजीशन सेंसिंग डिवाइस, मतलब उसका जो पोजीशन होता है उसको सेंस करने वाला, जस्ट लाइक सेंसर के साथ डीसी या एसी या संयुक्त ब्रशलेस डीसी मोटर होता है, ठीक है। या तो डीसी होगा या एसी होगा या कंबाइंड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो लिखा है। फिर क्या होता है, सर्वो मोटर्स को कंट्रोल मोटर भी हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन कंट्रोलिंग इसी के पास होता है, क्योंकि वह यांत्रिक प्रणाली जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसको नियंत्रित करने में ये शामिल होते हैं, ठीक है।
सर्वो मोटर्स का उपयोग बंद लूप प्रणाली में हम करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। जैसा आपको चित्र में दिखाया भी गया, अभी आपको फिगर दिखा रहे हैं हम। एक संदर्भ इनपुट सर्वो एम्पलीफायर के लिए भेजा जाता है, जो सर्वो मोटर्स की गति को आपका नियंत्रित करता है। यानी एक रेफरेंस इनपुट सर्वो एम्पलीफायर को हम भेजते हैं, जो कि सर्वो मोटर्स का जो गति होता है, उसका जो मोशन होता है, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। किसके आधार पर? रेफरेंस इनपुट के आधार। ठीक है, आपको डायग्राम देखिए, ये आपका इनपुट है, इनपुट से आपका जाता है, ये आपका क्या है, त्रुटि डिटेक्टर। ठीक है, जैसे इनपुट मिला, अगर कोई आपको त्रुटि मिला तो वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, उसको सही कर देगा। फिर आपका क्या है, यहाँ पे एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर के बाद आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वो मोटर। यहाँ पे आपका मोटर होता है। ठीक है, सर्वो मोटर से नीचे जो है, ये आपकी लाइन जो फीडबैक लाइन होती है, इसको बोलते हैं फीडबैक लाइन, प्रतिक्रिया लूप, फीडबैक लूप है। ये आपको क्या करता है, त्रुटि डिटेक्टर को भेजता है, त्रुटि डिटेक्टर फिर इसको सही करता है एम्पलीफायर में भेज के, और फिर सर्वो मोटर्स को उस हिसाब से करेक्टेड सिग्नल्स, पल्स जो है आपको मोटर्स को आपको भेजता है। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है आउटपुट। ठीक है, तो आपको पता है आउटपुट, आउटपुट के पहले ये सारी चीजें हो जाती है। फीडबैक से आपका त्रुटि डिटेक्टर में जाता है, एरर डिटेक्ट करता है, एरर डिटेक्ट को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके फिर सर्वो मोटर क्या करता है, करेक्ट पल्स से मोटर को रोटेट कराता है। मोटर रोटेशन सही होगा तो आपका क्या होगा, आपका लीड स्क्रू सही रोटेशन होगा। लीड स्क्रू सही रोटेशन होगा तो क्या होगा, स्लाइड आपकी सही मूवमेंट करेगी। मशीन पे एक फीडबैक डिवाइस लगाई जाती है, जो कि एक इनकोडर या रिजॉल्वर होती है, या उपकरण यांत्रिक गति यानी मैकेनिकल मोशंस को विद्युत संकेतों में बदलता है और उसे एक प्रतिक्रिया रूप में देता है। जो उसको मैकेनिकल चीज वहां दिखता है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज देता है फीडबैक के रूप में। जो प्रतिक्रिया होती है त्रुटि डिटेक्टर को भेजी जाती है, जो एरर डिटेक्टर को भेजी जाती है, इसके संदर्भ में जो इनपुट रेफरेंस है उसके साथ क्या करता है, कंपेयर कराता है कि हाँ, ये जो डाटा है दैट इज मैचिंग विद इनपुट डाटा और नॉट। इनपुट डाटा के साथ अगर मैच करता है दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं करता है तो उसको एम्पलीफाई करके फिर हम सही कराते हैं। ठीक है, वही लिखा है, वह त्रुटि सीधे एम्पलीफायर में फीड होती है, जिसका उपयोग आवश्यक सुधार के लिए नियंत्रण कार्रवाई में किया जाता है। ठीक है, सर्वो मोटर सटीक गति, टार्क और दशा नियंत्रण की क्षमता हम प्रदान करते हैं सर्वो मोटर से। ठीक है, आई होप आपका ये पूरा फंडा क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट आपका रह नहीं गया होगा। तो अब हम चलते हैं लीनियर मोशन ड्राइव, रेखीय गति ड्राइव। जो रोटरी मोशन हमारा लीनियर में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग हल्का सा देखते हैं। ठीक है, मशीन टूल में ड्राइव मोटर से रोटरी गति को रैखिक गति में परिवर्तित करने की जो आवश्यकता होती है, रैखिक गति ड्राइव एक मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जिसका उपयोग रोटरी गति को रैखिक गति में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं। मतलब क्या है, आपका स्पिंडल है, स्पिंडल कैसे घूमता है मेरे लाल, स्पिंडल आपका रोटेशन करता है, घूमता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो उस रोटेशन को हमको स्लाइड पे कैसे कराना पड़ता है, हमारा जो क्रॉस स्लाइड है और हमारा जो क्या है, जो हैंड व्हील हम घुमाते हैं कैरेज पे, वो क्या है, लीनियर है। लीनियर मोशन हमको चाहिए लेथ मशीन पे। तो लीनियर में हम कन्वर्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, लीड स्क्रू का यूज करते हैं। उसका जो पिच होता है, पिच के अनुसार हमारा उसका लीनियर मोशन का जो मोशन होगा कितना होगा, वो डिपेंड करेगा उसके पिच पे। अगर सिंगल स्टार्ट है तो वो एक बार घूमेगा, पिच का डिस्टेंस है। अगर डबल स्टार्ट है तो 2 पिच के अनुसार लीड मिलेगा। अगर ट्रिपल स्टार्ट है तो 3 पिच के बराबर लीड मिलेगा। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है आपका लीनियर मोशन ड्राइव, जिसका मेन वर्क क्या होता है, दिस इज द मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, जो आपका मेन करता है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में ट्रांसलेट। ठीक है, फिर क्या है, इस प्रयोजन के लिए एक लीड स्क्रू और नट अरेंजमेंट का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। हालांकि ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है आपका। देखिए गति ड्राइव के बारे में फर्स्ट ईयर में हम अच्छे से पढ़े हैं, लीड स्क्रू पूरा का पूरा पार्ट फर्स्ट ईयर टर्नर फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक साल पढ़ा हुआ हो गया, उसके आप चीजों को रिकॉल कर लें। पारंपरिक जो मशीन टूल्स होती हैं, जैसे लाइक हमारी पारंपरिक लेथ में उपयोग किए जाने वाले एकमे, जो उसमें एकमे थ्रेड, एकमे चूड़ी में अधिक घर्षण होता है, देयर इज मोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप अधिकतम फीड दरें हमारी क्या होती है, सीमित होती है। जो फीड है हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल लॉस काफी ज्यादा होता है वहां पे। तो फीड दरों को उच्च उत्पादकता हेतु, उच्च वैल्यू तक बढ़ाने के लिए, आपको पता है फीड दरों को उच्च उत्पादकता हेतु मतलब क्या, क्या मतलब इस लाइन का, फीड दरों को उच्च उत्पादकता हेतु, उच्च उत्पादकता मतलब क्या, हाई प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन का रेट बढ़ाने के लिए उच्च वैल्यू, यानी आप फीड ज्यादा बढ़ाओगे, यानी ज्यादा फीड दोगे तो मेटल ज्यादा कटेगा, मेटल ज्यादा कटेगा तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो आप पहले 4 बनाते थे पीस, अब आप 8 बनाओगे, यानी क्या हो गया, प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ गया। वो बोल रहा है कि उच्च वैल्यू तक बढ़ाने के लिए नट और
लीड स्क्रू के बीच घर्षण को कम करना काफी आवश्यक होता है, क्योंकि क्या है, नट और जो लीड स्क्रू है इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है, और उस फ्रिक्शन के कारण आप फीड ज्यादा नहीं दे सकते। अगर ज्यादा फीड दोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण वियर हो जाएगा, आपका जल्दी वियर हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगी, लीड स्क्रू खराब हो जाएगा, ठीक है, आपका थ्रेड उस पर कट जाएगा। तो हम ऐसा मैकेनिज्म यूज करना चाहते हैं कि हमारा फीड भी बढ़ जाए और उसके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाए। इसी के लिए हम बॉल यूज करते हैं, बॉल बियरिंग, जो हम आपको पहले बताए थे कि क्यों बॉल्स यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। एकमे चूड़ी के साथ एक और समस्या होती है नट और स्क्रू के बीच का क्लियरेंस। उनके बीच जो क्लियरेंस होता है, यानी जो गैप होता है, क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, गैप। द गैप बिटवीन नट एंड स्क्रू इज अ मेजर प्रॉब्लम इन एक्मे थ्रेड्स, जो हम यूज करते हैं वहां पे लीड्स को, जो काफी बैकलेस के कारण बनती है। बैकलेस क्या होता है, आपका क्या होता है, जो गैप होता है तो चीजें क्या होती है, एक तरह से वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, बैकलेस होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो डायमेंशन हमको बनना होता है वो डायमेंशन क्या होता है, प्रभावित होता है, वो इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो सटीकता, जो एक्यूरेसी हमको मिलनी चाहिए प्रोड्यूस जॉब में, वो हमें नहीं मिलती है, तो उसको हमको यहाँ पे कम करना होता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे कम करेंगे। बैकलेस कैसे कम होगा, उस गैप में कुछ डाल दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं। बैकलेस को कम करने के लिए और अक्षीय विस्थापन, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा था हमारा, एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, उसको खत्म करने के लिए हम बॉल स्क्रू को प्रीलोडेड कर देते हैं उसमें, उस गैप में क्या करते हैं, बॉल स्क्रू डाल देते हैं, ठीक है। बॉल स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू शाफ्ट को घुमाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लगभग 90% या इससे भी अधिक बल को गेंद नट को स्थानांतरित करने के लिए लगने वाले बल में परिवर्तित कर देता है। मतलब क्या है, बॉल स्क्रू में स्क्रू शाफ्ट, जो स्क्रू पे जो शाफ्ट है उसको घुमाने के लिए जो हम फोर्स देते हैं, उस फोर्स का 90% या उससे अधिक बल गेंद जो है सो नट को स्थानांतरित करने वाले में लगने वाले बल में परिवर्तित हम कर सकते हैं और कर देता है। मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल लॉस हमारा कम हो गया ड्यू टू बैकलेस। जो लॉसेस होते थे और फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होते थे, वो हमारा काफी हद तक बॉल यूज करने से क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। चूंकि घर्षण हमारा क्या है, बेहद नुकसानदेह होता है, ठीक है। चूंकि घर्षण नुकसान इसमें हमारा कम होता है, ठीक है। कैसे कम होता है, बॉल्स के कारण। इसीलिए स्क्रू शाफ्ट को घुमाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बल की मात्रा क्या होती है, 1/3 कम होती है, ठीक है। जो कि एक में थ्रेड लीड स्क्रू से अगर हम जो कंपेयर करते हैं उससे 1/3 कम होती है। समझ में आ रहा है आपको बात है कि चूंकि घर्षण जो है, घर्षण का जो नुकसान होता है वो बेहद कम होता है, किसमें, इस मैकेनिज्म में, जब हम बॉल्स यूज करते हैं इस गैप में। इसलिए स्क्रू शाफ्ट को घुमाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बल की मात्रा 1/3 कम होती है एज कंपेयर टू एक्मी थ्रेड। अगर हम एक्मी थ्रेड में जो लीड स्क्रू को घुमाने के लिए यूज करते थे उसके कंपेयर में 1/3 होती है, ठीक है। फिर क्या है, रोलिंग संपर्क होने के कारण, जो रोलिंग संपर्क होने के कारण फिसलन संपर्क की तुलना में, ठीक है, जो रोलिंग संपर्क होने के कारण क्या होता है, बॉल्स डाल देते हैं तो अब दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, नट और स्क्रू के बीच में जो बॉल्स है, उसके कारण क्या है, अब जो कांटेक्ट कैसा हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। रोलिंग मतलब क्या, बॉल बॉल कैसे करता है, रोल करके जाता है, तो अब स्लाइडिंग कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रोलिंग संपर्क होने के कारण फिसलन संपर्क, फिसलन मतलब क्या, स्लाइडिंग, पहले क्या था, वो चिपक के स्लाइड करके जा रहा था, उसके ऊपर स्लाइड करता था। अब क्या है, बॉल्स है, इन दोनों के बीच में क्या है, बॉल्स है, तो बॉल्स क्या है, रोलिंग कॉन्टेक्ट आ गया, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट अब नहीं है। तो आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। फ्रिक्शन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है एज इन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे आपका आ रहा है। चीजें काफी कोरिलेटेड होती हैं, तो किसी चीजों को स्किप ना करें, अच्छे से सबको समझें। तो घर्षण जब कम होगा तो घर्षण की वजह से आपका क्या होगा, चीजें क्या एक्यूरेट होंगी और इसलिए तेज गति से भार उठाना संभव होगा। तो हम इसमें ज्यादा फीड दे सकते हैं और आपका स्पीड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा नट और पेंच के बीच नगण्य घर्षण के कारण, क्योंकि अब जो है नट और जो पेच है उसके बीच में आपका ड्राइविंग के लिए आवश्यक शक्ति कम लगने लगती है। सोचो क्यों शक्ति कम लगने लगती है, व्हाट इज पावर, पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स। समझते आते हैं आप,
फोर्स जितना ज्यादा लगेगा पावर भी उतना ज्यादा लगेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके अनुपात में होता है, समानुपात में होता है, ठीक है। तो अब फोर्स कम हो गया, कैसे कम हो गया, उनके बीच में आपने बॉल्स यूज किया, बॉल्स यूज करने के कारण फ्रिक्शन कम है, तो फ्रिक्शन कम है तो फोर्स कम हो गया, जब फोर्स कम हो गया तो पावर भी तो कम हो जाएगा मेरे लाल, बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। वही लिखा। पारंपरिक चूड़ी जैसे एक में वी या स्क्वायर, उनके उच्च वियर मतलब उसमें हाई वियर रेट होते हैं और कम दक्षता के कारण सीएनसी में हम उनका यूज नहीं करते, दैट इज नॉट यूजफुल इन सीएनसी, ठीक है। इसीलिए सीएनसी मशीनें आमतौर पर अपने वर्कपीस कैरेज को चलाने के लिए गेंद पेच यानी बॉल स्क्रू का यूज करते हैं, ठीक है। बॉल बियरिंग स्क्रूज को आप कहा जा सकता है, या रीसर्कुलेटिंग बॉल मैकेनिज्म। रीसर्कुलेटिंग का मतलब क्या है, उन बॉल को हम रीसर्कुलेट करते हैं, एक चैनल होता है उनके बीच में, क्या होती है, बॉल्स क्या होती है, चला रही हैं, स्लाइड को घुमा रही हैं, और फिर जो बॉल स्लाइड कर गई नीचे आ गई वो फिर से एक चैनल के माध्यम से पुनः अपने पोजीशन पे आ जाती है। मतलब बॉल का क्या होता है, रीसर्कुलेशन होता है, एक चैनल बना होता है उनके लिए, एक सेपरेट चैनल होता है। फिर क्या है, नट स्क्रू ड्राइव की तुलना में ये काफी कुशल और अधिक सटीक होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले रैखिक गति ड्राइव में हम गेंद पेच का उपयोग करते हैं, बॉल स्क्रू का हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर है नियंत्रण प्रणाली सुविधाओं पर आधारित। जैसा मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें क्या थी, अब तक जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था कंट्रोल सिस्टम को, बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम फीचर। तो अब तक जो हम चर्चा कर रहे थे किस पे कर रहे थे, बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम देखेंगे बेस्ड ऑन कंट्रोल सिस्टम फीचर। कंट्रोल सिस्टम के फीचर के आधार पर जो डिवीजन किया है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से फीचर हम लेते हैं, उसको हम लोग अब इसमें देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है, कुछ मशीन टूल्स के लिए आवश्यक होता है कटिंग टूल और वर्कपीस को निश्चित स्थान पे रखा जाए और एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट किया जाए, ठीक है। सापेक्ष गति के यानी रिलेटिव मोशन के आधार पर सीएनसी मशीनों को हम निम्न तरीके से वर्गीकृत कर रहे हैं। क्या क्या है वो देखिए। पहला है इसमें पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें मोशन क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, यानी 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरीके से। यानी इसमें क्या है, उसको पॉइंट टू पॉइंट घूमना है टूल्स को, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में घूमना है, नाम से क्लियर। फिर क्या, कंटूरिंग, कंटूरिंग या कंटिन्यूअस पाथ मोशन कंट्रोल सिस्टम, मतलब क्या है, अब क्या है, कंटिन्यूअस पाथ, एक आर्क या कोई भी चीज एक कंटिन्यूअस पाथ में घूमना है। मतलब पहले पॉइंट था, पॉइंट से अब टूल आया यहाँ पे, ड्रिल किया, फिर टूल हट गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गया, यानी बीच में क्या था, कंटिन्यूटी नहीं था, डिसकंटिन्यूटी था। बट अब वो क्या चाहिए, कंटूरिंग चाहिए। कंटूरिंग का मतलब होता है आर्क या आर्कल लाइफ, यानी सर्कुलर या आर्क चलते हैं, या कंटिन्यूअस पाथ, मतलब सर्कुलर क्या होता है, कंटिन्यूअस, आर्क क्या है आपका, एक कंटिन्यूअस पाथ, उसको आप आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कंटूरिंग या कंटिन्यूअस पाथ मोशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फिर आता है कंबाइंड मोशन कंट्रोल सिस्टम, ऐसा मोशन कंट्रोल सिस्टम जिसमें सब हो, पॉइंट टू पॉइंट का भी उसमें गुण हो, स्ट्रेट लाइन भी चले, आर्क में भी चले, ठीक है, तो कंबाइंड उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है इसमें पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम, बिंदु से बिंदु गति नियंत्रण प्रणाली, जिसमें हमारा मशीन क्या होगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, इस प्रणाली की अगर हम बात करें, ठीक है। इस प्रणाली में हम देखते हैं कुछ मशीन टूल, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग मशीन आदि के लिए क्या होता है, कटर और वर्कपीस को एक निश्चित सापेक्ष स्थिति में रखने की आवश्यकता होती है। मतलब हमें एक पॉइंट पे तो ड्रिलिंग करना होता है, ठीक है, तो मतलब क्या, एक पॉइंट चाहिए होता है जिस पर उन्हें रहना चाहिए। जब कटर अपना काम कर रहा हो तो इन मशीनों को हम पॉइंट टू पॉइंट के रूप में जानते हैं कि मशीन एक जगह पॉइंट करेगा, फिर जाएगा दूसरी जगह करेगा, तो ऐसे हम करते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट होता है। इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आपका पॉइंट टू पॉइंट हो गया, इसका डायग्राम देख लें हम लोग, आइए, दिस इज दिस इज द डायग्राम, ठीक है। आप देख रहे हैं एक टूल है, एक पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज पॉइंट, इस पॉइंट को डील करेगा, फिर जो है आपका इस पॉइंट पे जाएगा, उसको आपका डील करेगा, ठीक है। ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको हम बोलते हैं टूल पाथ। टूल तो किसी किसी माध्यम से जाएगा, वो किस माध्यम से जाएगा, एज पर योर प्रोग्राम, आप प्रोग्राम कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आते देखते हैं, इन मशीन टूल्स में प्रत्येक अक्ष को अलग से संचालित किया जाता है। प्रत्येक अक्ष क्या मतलब क्या है,
कि जिसपे हम आपका टूल को ला रहे हैं, उसका जो एक्सिस है उसको हम अलग अलग संचालित करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में मशीन टूल्स को दी जाने वाली आयामी जानकारी, मतलब जो डायमेंशनल इंफॉर्मेशन आप टूल को देते हैं, दो स्लाइड की आवश्यक स्थिति की एक श्रृंखला होती है। यानी जो दो स्लाइड है, एक एक्स पे होगा एक वाई पे होगा, उस पर एक आवश्यक श्रृंखला होगी, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसका पोजिशनिंग बताएगा, उसी को बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, देखिए दो एक्सिस लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। आपका ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें हम एक टूल ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका टूल का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसका लिख देते हैं प्रारंभ बिंदु, और ये टूल का हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं, जहाँ पे टूल आपका टूल का जहाँ पे ये होगा चोच होगा। ठीक है, जैसे बोले थे। ठीक है, ये टूल का क्या है, जहाँ पे चोच है, जहाँ से वो पकड़ेगा, कटिंग स्टार्ट करेगा, डीलिंग स्टार्ट करेगा। ये मान लीजिए वर्कपीस है, इस वर्कपीस से मान लीजिए हमको 3 हम होल बना देते हैं जिसको हमको डील करना है। दिस इज वन द फर्स्ट होल, दिस इज द सेकंड होल एंड दिस इज द थर्ड होल। ठीक है, ये 3 होल हमारा हो गया। अब हमको इस टूल को यहाँ से लाना है, ये टूल का पोजीशन है, इसको हमको लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पाथ हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस टूल को हम ले आते हैं, ये हमारा होल था, इस टूल को हम ऐसे ला रहे हैं। देखिए अब हम पहले होल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो टूल जब हमारा पहले होल पे पहुंच गया है, यहाँ पे टूल हमारा आ गया है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो ये टूल का जो चोंच है, ये जो सेंटर ए है, ये वाला, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इससे मैच करा देंगे, यानी टूल का जो सेंटर पॉइंट है और जो होल का सेंटर पॉइंट होगा उससे मैच कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम डील स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को, नेक्स्ट होल। अब नेक्स्ट पे आ जाएगा, हम आप जो आपका यहाँ पे पहुंच गए हैं, इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। ठीक है, इसमें भी हम सेम पोजीशन करेंगे, इसमें भी डील कर देंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे थर्ड पे, थर्ड पे भी फिर हम डीलिंग आपका कर देंगे। तो इस तरह से हमने तीनों होल हमने क्या कर दिया, डील कर दिया। ये जो पाथ फॉलो हुआ है, ये वाला पाथ, ठीक है, ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, कौन सा पाथ, ये वाला, ये जो टूल आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग टूल पाथ। ठीक है, इसको टूल पाथ लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका टूल पाथ। ठीक है, स्लाइड की स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए, स्लाइड जो है उसकी स्थिति को स्थापित करने के लिए हम सर्वो सिस्टम का यूज करते हैं। सर्वो सिस्टम के बारे में हम बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, आज हम लोग रिवाइज भी किए थे उसको। और स्लाइड को स्थानांतरित करने का हम तब तक कोई प्रयास नहीं करते हैं जब तक कि कटर वापस नहीं लिया गया। मतलब क्या है, यहाँ पे कटर कटिंग कर रहा है, ठीक है, कटर अभी पूरा होल नहीं हुआ है, थ्रू होल अभी नहीं हुआ है, तब तक हम स्लाइड को स्थानांतरित नहीं करेंगे। स्लाइड स्थानांतरित का मतलब क्या है, ये स्लाइड का आपका क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्लाइड है ये स्थानांतरित हो रही है, इधर आपका क्या है, ये वाई और एक्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो इसको हम दोनों बोलेंगे, एक्स और वाई दोनों के टेंजेंट में जा रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। फिर ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में ये स्लाइड है, तो इसको स्थानांतरित हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रेट लाइन मोशन कंट्रोल सिस्टम। स्ट्रेट लाइन मोशन कंट्रोल सिस्टम में क्या है, नाम से पता है कि हम स्ट्रेट लाइन चलते हैं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट चलते थे, इसमें क्या चल रहे हैं, हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं। ठीक है, जैसे टर्निंग करना है, बोरिंग करना है, मिलिंग ऑपरेशन आदि जो फीड होती है, उसमें क्या हम एक लाइन पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, सीधी रेखा नियंत्रण प्रणाली के रूप से हम जानते हैं। ठीक है, सिस्टम दो अक्षों में फीड गति प्रदान करता है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए एक्स अक्ष के साथ या वाई अक्ष के साथ मिलिंग करने हेतु इनकी क्षमता क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब क्या है, जैसे मिलिंग मशीन को एग्जांपल पे ले लीजिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, आपका जो मिलिंग कटर है रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो आपका एक अक्ष के अनुसार क्या रोटेट कर रहा है, आपका वर्कपीस क्या है, फिक्स है। जब आपका मिलिंग कटर फिर मूव किया, उस दौरान क्या होता है, फिर आप मूव देते हैं, टूल को फीड देते हैं। उसी तरह टर्निंग में करते हैं, आप टूल देते हैं, मेटल को आप काटते हैं, फिर जब मेटल कट जाता है फिर दोबारा से आप उसको क्या देते हैं, डेप्थ ऑफ फीड देते हैं। तो क्या होता है, एक साथ दोनों एक्सिस में आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन की ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है। ये आपका इसका डायग्राम है, आप देख रहे हैं डायग्राम में कि कैसे जो टूल है वो स्ट्रेट लाइन में कटिंग कर रहा है। फिर आता है कंटूरिंग या कंटिन्यूअस पाथ मोशन कंट्रोल सिस्टम। जैसा मैंने पहले बताया, कंटूरिंग मतलब आपको वर्कपीस पे कोई आर्क काटना है, कोई आर्क प्रोफाइल काटना है, या आपका पाथ कंटिन्यूअस आपको यूज करना है। यानी आर्क कैसा होता है मेरे लाल, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कोई गैप नहीं होता उनमें, तो हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, यह 3 अक्षों में फीड प्रदान कर सकता है, यानी 3 अक्ष 3 एक्सिस में एक साथ फीड दे सकता है। ठीक है, वो भी 2 या 3 अक्ष में एक साथ फीड दे सकता है। ठीक है, कंटूरिंग कंट्रोल के साथ
मिलिंग मशीन जो है वो सीधी रेखाओं या चाप वृत्ताकार तत्वों से बनी आकृति का निर्माण कर सकती है। फीड दरों को हम इसमें प्रोग्राम करते हैं, जबकि उसमें नहीं करते थे, इसमें हम करते हैं। ये आपका देखिए डायग्राम है, देखिए इसमें एक आर्क बना है, ठीक है। एक साथ विभिन्न अक्ष में फीड की आवश्यकता अनुसार को 2 आयामी नियंत्रण, 2.5 आयामी नियंत्रण और 3 आयामी नियंत्रण के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें भी टाइप्स होते हैं। जो कंटूरिंग और कंटीन्यूअस पाथ कंट्रोल सिस्टम होता है, इसमें भी 3 टाइप मेनली हमारे होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला होता है 2D, जिसको हम बोलते हैं 2 आयामी नियंत्रण। 2 आयामी नियंत्रण में क्या होगा, 2.5 आयामी नियंत्रण में क्या होगा और 3 आयामी नियंत्रण में क्या होगा, अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, एक साथ विभिन्न अक्ष में फीड की आवश्यकता अनुसार कंटूरिंग या कंटिन्यूअस पाथ मोशन कंट्रोल सिस्टम को हम 2 आयामी नियंत्रण, 2.5 आयामी नियंत्रण और 3 आयामी नियंत्रण के रूप में हम वर्गीकृत किए हैं, जिसमें 2 आयामी नियंत्रण वाली मशीनें केवल एक साथ 3 अक्षों में से सिर्फ 2 में ही फीड दे सकते हैं। नाम ही है 2D, 2 डायमेंशनल। 3 एक्सिस का जो है आपका नियंत्रण, उसमें सिर्फ 2 में ही आप फीड दे सकते हैं। वे केवल एक्स वाई प्लेन में ही आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि दोनों चित्र में दिखाया गया है, एक चित्र आप ऊपर देख रहे हैं, अभी नीचे एक चित्र हमको दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, 2D डायमेंशनल में काम करने का क्या मतलब है, आप उन विशेषताओं के साथ एक ऐसे हिस्से को काट रहे हैं जिनकी डीपनेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। यह नक्काशी के साथ साथ लेजर, हॉट वायर, जेट या प्लाज्मा कटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। 2.5 आयामी नियंत्रण मशीनें क्या है, केवल एक साथ 3 अक्षों में से किसी 2 यानी XZ, YZ या ZX फीड दे सकते हैं आप। मतलब क्या है, 2D में क्या था, सिर्फ किसी एक में, या तो XY में दे सकते थे, बाकी फिर YZ या YZ में XZ में नहीं दे सकते थे। इसमें क्या है, आप तीनों में से किसी में दे सकते हैं। मतलब एक टाइम में आप XY में दे सकते हैं, फिर दूसरे टाइम में आप XZ में दे सकते हैं, फिर तीसरे टाइम में आप YZ में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं 2.5 आयामी, यानी 2.5 आपका डायमेंशन जो होता है, इसमें यूज होता है। जैसे आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, 2.5 आयामी में काम करने का मतलब है आप उन विशेषताओं को एक साथ ऐसे हिस्से को काट रहे हैं जिसमें अलग अलग गहराई है, ठीक है। एक 2.5 आयामी 2.5D में काटने की प्रक्रिया के दौरान जेड अक्ष जो होता है खुद को एक गहराई में रखता है, जहां एक्स और वाई अक्ष एक विशेषता को काटने के लिए अपने को प्रक्षेपित करते हैं। तब जेड एक्सिस क्या होता है, पीछे हट जाता है। इसलिए एक्स और वाई अक्ष अगली विशेषता के प्रारंभ बिंदु, जो अगली विशेषता है, जो अगला आपको कटिंग करना है, उसके इनिशियल पॉइंट पे आसानी से चल जाते हैं, क्योंकि जेड एक्सिस क्या है, पीछे हट जाता है। जो कि अंतिम विशेषता की तुलना में, जो अंतिम आपने कटिंग की है उसकी तुलना में अलग जेड गहराई पे हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि जेड एक्सिस क्या हो रहा है, हट जा रहा है टूल के मूवमेंट के दौरान। सभी समान कैम प्रोग्राम 2.5 आयाम में काम करते हैं, ठीक है। अब लास्ट बच गया हमारा 3D, 3 आयाम जो है। 3 आयाम 3D में काम करने का मतलब क्या है, आपके पास कम से कम 3 अक्षों को एक साथ नियंत्रित करने की क्षमता है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम। 3D कंटूरिंग जो एक ही समय में तीनों अक्षों का उपयोग करके वक्र बनाने में सक्षम होती है। जैसा क्या होता है, एक हेलिकल कट, एक हेलिक्स काटना है, उसमें तीनों एक्सिस में हमको कटिंग करनी होती है एक साथ, ठीक है। तो उसमें हम 3D कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं, एज सीन योर डायग्राम, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है नियंत्रण प्रणाली, जो नियंत्रण प्रणाली हमारा खत्म हुआ। जो नियंत्रण प्रणाली था, कंट्रोल सिस्टम था, उसमें हमने दोनों को देख लिया, फीडबैक कंट्रोल को देख लिया और कंट्रोल सिस्टम फीचर। उसके आधार पे हमने ड्राइविंग सिस्टम जो भी उसमें आते थे, विभिन्न तरह के मोटर्स, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंट्रोल पैनल, जिसपे हम सारा चीज देखते हैं पैनल। तो आपको हम कंट्रोल पैनल दिखा रहे हैं मशीन में, इसमें कौन से सेक्शन कैसे कैसे होते हैं हमने डिवाइड करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। डायग्राम को बहुत ही आसानी से आप देखिए, दिस इज द डायग्राम, ठीक है, जो कि सिनोमेरिक सीमेंस कंपनी का एक कंट्रोल पैनल मैंने डायग्राम लिया है नेट से, जिसपे आप देख रहे हैं प्रदर्शन क्षेत्र। आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा है रेड लाइन से इसको गोल बना के मैंने यहाँ पे लिखा प्रदर्शन क्षेत्र, डिस्प्ले फील्ड। इस पे डिफरेंट तरह के लाइट्स दिख रही हैं आपको, ग्रीन, रेड, येलो। ये हर लाइट के ऊपर एक सिग्नल बना हुआ है, आप देखिए, ठीक है। इन सिग्नल को हम अलग से दिखाएंगे आपको अभी। ये देखिए एक सिंबल बना हुआ है, देख रहे हैं सिंबल, ये सिंबल का क्या मतलब होता है, ये सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो फिर इस डिस्प्ले को मैंने पहले बांटा है इस पार्ट में, ये वाला पार्ट कहलाता है डिस्प्ले फील्ड। ये देखिए इसमें बहुत सारे नंबर हैं, इनको हम बोलते हैं एड्रेस और संख्या कुंजी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस और संख्या कुंजी।
एड्रेस है, न्यूमेरिक कीज, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे कुछ कीज हैं, 4 कीज आपको दिख रही हैं, इसको व्हाइट कलर से मैंने सर्कल किया है। इसको बोलते हैं इनपुट और संशोधन कुंजी, इनपुट और करेक्शन, यानी कोई इनपुट करने के लिए या कुछ करेक्ट करने के लिए। फिर आप यहाँ पे देखिए कुछ सॉफ्ट कीज हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स बन के आते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ लिखा आता है, आगे आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। आज फर्स्ट सीएनसी स्क्रीन कैसी दिखती है आज के क्लास में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ऑप्शंस आते हैं, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम इस सॉफ्ट कीज का यूज करते हैं। जैसे एटीएम में आप देखते होंगे विड्रॉल, तो विड्रॉल के सामने का एक सॉफ्ट की होता है, आप दबा देते हैं, ठीक है। आपको पूछता है मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए, मिनी स्टेटमेंट के सामने एक की होता है, उसको आप दबा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में नीचे में सॉफ्ट कीज होते हैं, जो ऑप्शन ऊपर लिखा होता है उसके नीचे की सॉफ्ट की को आप दबाएंगे तो वो ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, हमने लिखा सॉफ्ट कीज। यहाँ पे जो देख रहे हैं ब्लू कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये है नियंत्रण कीज, कंट्रोल पैनल, जिसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं, प्रत्येक सिंबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो चिंता मत कीजिए। अभी सिर्फ डिस्प्ले आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल पैनल दिखता कैसा है, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, उनको हमने डिफरेंट पार्ट में बांट दिया है, फिर हम पार्टिकुलर सबकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये जो है आपका इस तरह का जो सिंबल होता है IA परसेंटेज, ठीक है। एक इस तरह का सिंबल होता है जिसमें नंबरिंग किया हुआ, देखिए IA परसेंटेज को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये एक क्या है लिखा हुआ है, मुख्य मोटर द्वारा बिजली की खपत, जो मेन मोटर है बिजली की खपत कितना कर रहा है उसका रिलेटिव आपको वहां पे दिखाता है परसेंटेज, ठीक है। 2 नंबर क्या दिखा रहा है, 2 नंबर चक को खोलने या बंद करने हेतु, चक खुला है या बंद है, खोलना है या बंद करना है, तो दोनों उस सिंबल से आप यूज करेंगे। फिर तीसरा है आपका क्या, स्लीव को आगे करने के लिए, जो स्लीव यूज है उसमें उसको आप आगे करने के लिए यूज करते हैं उस सिंबल का। चौथा जो है स्लीप को पीछे करने के लिए, यानी 3 नंबर स्लीप को आगे करने के लिए और चौथा है स्लीप को पीछे करने के लिए। फिर है 5, 6, 7, ये जो सिंबल है ये क्या है, देखिए 5 में कुछ सिंबल बना हुआ है, नहीं बना हुआ, दैट इज ब्लैंक, ये मशीन में छोड़ दिए जाते हैं, कुछ नए फीचर आपको ऐड करने हैं फ्यूचर टाइम में, तो ये ब्लैंक होता है, यहाँ पे हम फीचर ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम करके मशीन में, जो प्रोग्रामिंग है उसमें मॉडिफाइड करके, ठीक है। तो ये ब्लैंक है, कुछ ब्लैंक बटन्स भी होते हैं। 6 मैनुअल केंद्रीय स्नेहन, मतलब क्या है, आप लुब्रिकेशन को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। 7 टूल टरेट मैनुअल ऑपरेशन, जो टूल पे जो टरेट होता है जिसपे आपके टूल्स बढ़े होते हैं, कटिंग टूल्स, ठीक है, उसका मैनुअल ऑपरेशन के लिए आप यूज करते हैं 7 का इस सिंबल का। फिर देखिए 8, 9 और 10, 8 में देखिए नल टाइप का बना हुआ है, मतलब क्या, कूलेंट के लिए है ये, कूलेंट ऑन या ऑफ डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 1X, 9 क्या है, सिंगल आइटम बार फिट पे डिस्प्ले दिखाएगा वहां पे। 10 में क्या है आपका, 10 में कोई सिंबल बना है क्या, 10 में कोई सिंबल नहीं बना है, आप देख पा रहे हैं, इसमें 10 में क्या है, ब्लैंक है। फिर है 11, 12, 13, 11 में लिखा हुआ है AUX एन, AUX ऑफ, 13 में NC ऑन, ठीक है। तो 11, 12 क्या है आपका, 11 में AUX ऑन का मतलब होता है ड्राइव क्या है आपका ऑन है, 12 में क्या हो जाएगा, ड्राइव आपका क्या है, बंद है, ऑफ है। NC ऑन, NC ऑन मतलब क्या, कंट्रोल ऑन है, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है आपका ऑन है। ये 14 जो देख रहे हैं आपका 1, 2, 3, 4, 5 एक रेगुलेटर है ये, ठीक है, यानी फीड दर, ओवरराइड स्विच 1 से 120% तक है। मतलब क्या है, अगर इसमें आप जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये वाला जो 1 पे अभी दिख रहा है, ये अगर यहाँ पे आप 10 पे कर दें, तो अगर 10 का मतलब क्या है, 10%। अगर आप फीड दो, फीड दर का मतलब क्या है, अगर आप 10 mm का फीड दे रहे हैं, मशीन क्या लेगा, 10 का 10% लेगा, यानी 1 mm ही लेगा, ठीक है। अगर ये 100 कर दिए, ये जो 100 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 100, ठीक है, ये 100 जो दिख रहा है, अगर आप 100 पे ले आए तो आपने 10 mm का फीड दिया तो मशीन कितना लेगा मेरे लाल, 100 लेगा। अगर आपने 110 पे ले आया, ठीक है, तो अगर आप 10 दिया तो मशीन कितना लेगा, 11 लेगा। अगर आप 120 पे लेगा जो कि मैक्सिमम होता है, तो अगर आप 10 mm फीड प्रोग्राम में दिए हैं तो मशीन कितना लेने लगेगा, 12 mm लेने लगेगा, ठीक है। तो हम चाहते क्या है, इसका मेन मकसद क्या होता है रेगुलेटर का, अगर प्रोग्राम में आपको फीड को चेंज करना है तो आपको इनपुट प्रोग्राम में जाके ना करना पड़े, आप बाहर रेगुलेटर के माध्यम से परसेंटेज, जैसे आपने फीड दिया था 50 mm, अब चाहते हैं कि 60 हो जाए, तो कितना परसेंट बढ़ाना है, यू कैन कंट्रोल फ्रॉम रेगुलेटर इटसेल्फ। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है। आगे चलते हैं हम लोग, ये आपका कंट्रोल पैनल हम दिखा चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपको बड़ा स्क्रीन में दिखा चुके हैं, इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो हमने प्रदर्शन फील्ड आपको दिखाया था
ऊपर में जो लाइट्स थे, सिंबल्स थे, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हमने सिर्फ उस पार्ट को यहाँ पे कट करके लगाया है ताकि चीजें आपको अच्छे से दिखे। जो हमने ये देखिए सिंबल से दिखा रहा है, इसको हमने निकाल के यहाँ पे रखा है। इसमें देखिए आप, पहला जो है उस पर क्वेश्चन मार्क, ये लाल आपको बटन दिख रहा है डायग्राम में, ये लाल जलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब भी कोई अलार्म होता है तो डिस्प्ले ब्राइट हो जाता है, ये डिस्प्ले ब्राइट होगा, ये रेड बटन होगा, ठीक है। और स्क्रीन पर अलार्म नंबर प्रदर्शित होगा, कितना नंबर आपका अलार्म है उसका नंबर प्रदर्शित आपके डिस्प्ले पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला सिंबल होता है जो कि कैसा दिख रहा है आपको, हरा दिख रहा है, अभी तक पोजीशन पर नहीं पहुंची है, ये बताता है आपको, ठीक है। जिस पोजीशन पे आपको पहुंचना है वहां तक आप नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। हमने कलर कॉम्बिनेशन भी वही वही यूज किया है, यानी सेट की गई स्थिति पर पहुंचने तक डिस्प्ले ब्राइट होता है। फिर देखिए ये सिंबल होता है, ये सिंबल आपका क्या है, रेड है, तो फीड के रुकने पर, अगर फीड रुक जाएगा तो ये रेड बटन जल जाएगा, आपको ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा है, जब प्रोग्राम चल रहा हो यदि उस समय फीड रुकता है तो डिस्प्ले ब्राइट हो जाएगा आपका ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपका इस तरह का दिखता है, ये क्या है, प्रोग्राम चल रहा है, हरा बटन, इस पे हरा जलता रहेगा, प्रोग्राम जब आपका चलता रहेगा, ठीक है। यह डिस्प्ले तब तक ब्राइट होता है जब तक प्रोग्राम पूर्ण ना हो, जब तक प्रोग्राम आपका कंप्लीट ना हो तब तक ये मशीन मूव नहीं कर रही, उसको बताता है कि प्रोग्रामिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपको है पीला, जो आपको पीला दिख रहा है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा है, जगह नहीं है, ये आपका क्या है, स्विचिंग फंक्शन होता है, ये इस तरीके का होता है। कुंजी असाइनमेंट, ये पीला जलता है डिस्प्ले, यदि कुंजी असाइनमेंट डिस्प्ले ब्राइट है तो एक दोहरी फंक्शन कुंजी की लोअर केस फंक्शन, यानी निचला फंक्शन जो उस पे है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कंट्रोल पैनल पे, देखिए इस कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है शायद, इसको ले चलते हैं आपको बैक में और आपको वहां दिखाते हैं जहाँ बड़ा डायग्राम था, आपको बड़े डायग्राम में हम दिखाते हैं ताकि चीजें आपको देखिए, यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, 7/x, 8/y, 3/z, ठीक है। मतलब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक भी हो अल्फा भी है, तो आपको एक बार 7 यूज होगा, एक बार x यूज होगा, ठीक है। तो इसका यूज वही होता है, ठीक है। जिस भी की पे डबल फंक्शन है, जिस भी की पे आपका डबल फंक्शन है, इसका नाम ही है कुंजी असाइनमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो जो निचला फंक्शन है वो लाइन में प्रदर्शित होगा जब वो आपका ब्राइट होगा। यदि कुंजी असाइनमेंट डिस्प्ले ब्राइट नहीं है, मतलब वो जल नहीं रहा है, तो दोहरी कंजन फिक्स की अपर केस फंक्शन, यानी जो ऊपर लिखा था जैसे 8/x, तो अब आप दबाएंगे तो 8 आपका इनपुट होगा, x इनपुट नहीं होगा। फिर एक बार दबाएंगे तो वो ब्राइट हो जाएगा, अब जो आप उसको करेंगे तो क्या होगा, x इनपुट होगा, 8 नहीं होगा। मतलब एक बटन से आप डबल यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल में पहले कीपैड जो मोबाइल आता था उसमें देखते थे 1 2 3 जो नंबर होता था उसी पे लिखा होता था XYZ ABC, तो एक बार दबाते थे तो एक आता था, एक बार दबाते थे फिर ए आता था, फिर दबाते थे तो क्या बी आता था, सी आता था, तो एक ही बटन से आप कितने आप फंक्शन लेते थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया डायग्राम को यहाँ पे आपको सामने दिखाने के लिए, ये देखिए ये अल्फा न्यूमेरिक ऊपर वाला है, ये नीचे है, ठीक है। तो जब आपका ब्राइट होगा, जैसे लिखा है कुंजी असाइनमेंट डिस्प्ले ब्राइट है, तो कौन सा फंक्शन, लोअर केस फंक्शन, यानी क्या है, इसके लोअर केस फंक्शन क्या है, एक्स, यानी यू नहीं एक्स, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है यू और एक्स, लोअर केस फंक्शन कौन सा है इसमें, एक्स। तो अगर वो ब्राइट है तो एक्स इनिट, एक्स आपका इनपुट होगा, अगर ब्राइट नहीं है तो क्या होगा, यू होगा, ठीक है। चलिए पहली सीएनसी स्क्रीन कैसी दिखती है मेरे लाल, ऐसी दिखती है। ये आपका जैसे फर्स्ट सीएनसी स्क्रीन आप ऑन करेंगे तो आपको ये दिखेगी, इस पे 3 सेक्शन आपको दिख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जिसको मैंने लिखा है अनुभाग 1, ये सेकंड सेक्शन अनुभाग 2, फिर ये 3 सेक्शन अनुभाग 3। मैंने इसको 3 सेक्शन में बांटा है इस पहली सीएनसी स्क्रीन को। अब बारी बारी से हम सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 को देखेंगे, और नीचे में आपको जो दिख रहा है ये की के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जो की दिख रहा है, जैसे हमने आपको फर्स्ट में दिखाया था सॉफ्ट कीज, सॉफ्ट कीज के बारे में क्या बोला था आपको यहाँ पे, कि इसके नीचे में एक फंक्शन आता है, यही आता है मेरे लाल, हेल्प प्रोग्राम। तो इसके हेल्प के नीचे एक सॉफ्ट की होती है बटन, तो आप हेल्प के नीचे वाला बटन दबाएंगे तो हेल्प वाला मेनू खुल जाएगा, प्रोग्राम के नीचे वाला बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम वाला खुल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपको नियंत्रण कंट्रोल पैनल हमने दिखाया था, ठीक है। तो आते हैं हम लोग बारी बारी से सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 देखते हैं इसमें।
सेक्शन 1 में जो इसका पार्ट देख रहे हैं, ए वाला पार्ट, सिर्फ ए वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट, सिर्फ ए वाला, ठीक है, ए वाला पार्ट को हमने काटा है यहाँ से, ठीक है। तो सेक्शन 1 में हम लोग देखे हैं, ये देखिए, इसको बड़ा करके देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे होता है प्रोग्राम, ठीक है, यानी प्रोग्राम का नाम होता है, कौन सा प्रोग्राम है, यहाँ पे होता है मशीन की स्थिति, यानी मशीन की स्थिति क्या है, मशीन चल रहा है, हॉल्ट पे है, रुका हुआ है, ठीक है। फिर ऑपरेशन का तरीका, मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा है, मैनुअल है, ऑटो है, यहाँ पे दिखाएगा आपको। मशीन पोजीशन की स्थिति, मशीन का पोजीशन क्या है, यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे कमांड, आप कमांड कौन सा यूज कर रहे हैं, G00, G01, G02, ठीक है, व्हाट इज क्या है उस दिखाएगा। यहाँ पे आपको मैसेज दिखाएगा नीचे में, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको त्रुटि और चेतावनी संदेश प्रदर्शित होते हैं, जो त्रुटि है, जो गलती है, या जो मैसेज आ रहे हैं, उसको आपको प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पे आपका कमांड आपका दिखाता है, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन हमारा क्या है, सेक्शन 2 में इस तरह से दिखता है, ये देखिए, मशीन, प्रोग्राम, टारगेट, डिस्ट्रिक्ट गो क्या है, इसको देखते हैं। ये दिखाता है मशीन होम की सापेक्ष स्थिति, जब मशीन होम पे है उसमें दिखाता है X00, Y00, Z00, U00, W00, इस सब के बारे में हम देखेंगे क्या 00 है, पहले हम समझेंगे XYZ U भी क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इंक्रीमेंटल क्या है, सबको आसानी से पढ़ेंगे, इसके लिए घबराइए मत, बहुत ही बेसिक से चलेंगे और एक एक चीज आपको सीएनसी के बारे में समझ में आएगा। फिर है प्रोग्राम, प्रोग्राम का ये दिखाता है कि आपने जो प्रोग्राम किया है उसका दिखाता है, ये टारगेट दिखाता है, यहाँ पे एक्स कितना पहुंचना है, टारगेट और पोजीशन टू रीच, ठीक है, ये प्रोग्राम है, मतलब ये क्या है, 0 पोजीशन, ये आपको प्रोग्राम कितना आपको जाना है वो प्रोग्राम आप करते हैं यहाँ पे टारगेट जो होता है वो, फिर यहाँ पे डिस्टेंस टू गो, यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी अब बची है, रेस्ट, वो बताता है, ठीक है। फिर लास्ट सेक्शन, 3 सेक्शन में हम अपन लोग बांटे थे, ये लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बताता है टूल, सक्रिय टूल कौन कौन सा है, एक्टिव टूल कौन सा है, टूल का डायमीटर क्या आपने लिया है, टूल का ऑफसेट का क्या लंबाई है, टूल ऑफसेट क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसका कंसेप्ट देंगे आपको, टूल ऑफसेट जब बताएंगे तो ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट का कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, रिकॉल करा देंगे। फिर आपको यहाँ पे स्पिंडल की स्पीड दिखाई जाती है, फीड का रेट दिखाया जाता है, परसेंटेज ऑफ फीड क्या दिखाता है, यहाँ पे आरपीएम दिखाता है उसका, नंबर ऑफ लूप्स, लूप्स की संख्या दिखाता है, एक स्थान पे रुकने का समय दिखाता है, कितना टाइम रुके, सक्रिय फिक्सर ऑफसेट दिखाता है, ऑफसेट बताएंगे, फिक्सर का ऑफसेट क्या होता है सब बताएंगे आपको, पार्ट्स काउंटर और टाइमर, अभी तो सिर्फ सीएनसी स्क्रीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि होता कैसा है, कहाँ पे क्या दिखता है, क्या होता है इसके बारे में बाद में बताएंगे, अभी क्या दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या दिखता है, ये तो जान लो मेरे लाल। फिर क्या है, फीड और तेजी का ओवरराइड क्या है, सक्रिय जी कोड, जैसे यहाँ पे दिख रहा है G10, G78, तो सारा जो सक्रिय कोड्स होते हैं वो दिखते हैं यहाँ पे, और सक्रिय एम फंक्शन, जो मशीन कोड जिसको बोलते हैं मशीन फंक्शन कोड, वो एम कोड यहाँ पे दिखता है। तो अपन लोग फर्स्ट सीएनसी स्क्रीन को देख लिए, सीएनसी जब चालू होती है तो कैसी सीएनसी की स्क्रीन दिखती है, उसके बारी बारी से हमने 3 पार्ट कर लिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, इन सब चीजों को हम लोग देख लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, हमने बताया था कि फर्स्ट सीएनसी के तीनों सेक्शन को देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपको बताएंगे सॉफ्ट की के बारे में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना पढ़ाया गया है, इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, अच्छे से समझिए, अगर इतने समझाए गए में कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको डाउट को हम दूर करेंगे। तो थैंक यू। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर 2 ही है, इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे मैनुअल मोड में सॉफ्ट कीज, ठीक है, जो वहां पे दिखाए थे, नीचे में शिफ्ट आ रहा था, एडिट आ रहा था, प्रोग्राम आ रहा था, तो वो कैसे आता है, कहाँ पे किसका क्या काम होता है, किस सॉफ्ट की यूज हम क्यों करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।